Hello students, welcome to my channel again. I am your biology educator Anuradha Kashyap, and today in this video I'm going to share a topic that is very important for your NEET exam, that is the chapter cell biology. अगर आपको पता हो सेल बायोलॉजी जो है वो हमारी 11th क्लास की यूनिट है एंड सेल बायोलॉजी वाली पूरी यूनिट में अगर हम चेक करते हैं तो वी हैव 3 चैप्टर्स राइट। वन इज योर सेल बायोलॉजी जिसमें आप बात करते हो सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है वो हमारी सेल ही होती है। तो सेल वाला चैप्टर है, उसके बाद हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स आता है और उसके बाद हमारे पास सेल साइकिल एंड डिवीजन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेल वाले चैप्टर के बारे में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वो होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल की अगर हम बात करें तो आई होप दिस इज विजिबल टू यू। चलिए एक काम करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये इजीली जो है वो विजिबल हो जाए। ओके, actually I'm not getting the option here. Okay, let me think. I hope this is visible to you right now, right? Great. तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। देखो, सेल क्या होता है? सेल बेसिकली, सेल की जब हम बात करते हैं तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत ही क्रिस्प वे में आपको नोट मैंने दिए हैं, आप सिर्फ इनको रीड कर सकते हो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड अगर हम सेल की बात करें तो सेल के कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ जो है, अगर मैं आपको एक चेयर दे दूँ और अगर मैं आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दे दूँ, तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो उसका फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के पास सेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेल ही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, राइट? तो बेसिक यूनिट है, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट है, इसके बिना आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। एंड यही जो है आपकी पूरी बॉडी को कंपोज करती है, इसीलिए यही क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। हमारी बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस भी ये रन करती है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ फंक्शनल यूनिट। सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो टाइमलाइन में सबसे पहले आपके पास आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट टाइम क्या देखा था? कॉर्क सेल। कॉर्क क्या होता है? बेसिकली एक प्लांट का जब आप आउटर स्टेम जो होता है, आउटर लेयर जो उसकी देखते हो, दैट इज योर कॉर्क लेयर, राइट? तो कॉर्क जो होती है, जो हम बार्क बोल देते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं कि इसकी लाइक क्या एक छल छली सी होती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क, राइट? तो कॉर्क सेल जो होती है, फर्स्ट सेल उन्होंने ये ली थी एंड उसके अंदर उन्होंने देखा था ये जो प्लांट की थी, ये कॉर्क सेल जो है प्लांट की सेल वॉल थी और ये डेड थी। इसकी स्ट्रक्चर उन्होंने सबसे पहले देखी थी। इन्होंने देखा था कि एक प्लांट है, प्लांट के अंदर जो लेयर मिल रही है उसमें कॉर्क सेल को उन्होंने चेक किया। अब उस कॉर्क सेल की स्ट्रक्चर जो इन्होंने देखी, दैट वाज ऑफ पॉलीगोनल, यानी कि हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर थी। मतलब वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी जैसे कि आप हेक्सागोनल शेप में देखते हो, तो ऐसी स्ट्रक्चर उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था 1665 में। उसके बाद हमारे पास आए थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे टाइमलाइन में, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। एंड अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल की डिस्कवरी की थी। बट व्हाट अबाउट द एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक? इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। नाउ हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर सम सेल साइजेस। सेल साइजेस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं वायरसेस। तो देखिए, वायरसेस का जो सेल साइज होता है दैट इज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। स्मॉलेस्ट सेल सबसे ज्यादा जो मानी गई है दैट इज योर माइक्रोप्लाज्मा। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर देखते हो तो वहां पर एक आपके पास ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा इज ऑर्गेनिज्म विच इज विदाउट सेल वॉल एंड यहाँ पर ये एनारोबिक कंडीशंस में क्या करता है, आपका रिस्पायर करता है। एंड इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ बेसिकली क्या होता है? पीपीएलओ इज योर, गिव मी वन सेकेंड, पीपीएलओ इज योर, व्हाट इज पीपीएलओ? पीपीएलओ की फुल फॉर्म आपसे नीट में भी पूछ लेते हैं, ये होती है प्लूरो न्यूमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक
ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं और माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम ही क्या है, पीपीएलओ हो सकता है। या फिर हम आपके लेवल पर इसको एक सेम कैटेगरी में रख देते हैं, बट बेसिकली पीपीएलओ के अंडर आपके पास माइकोप्लाज्मा आते हैं। ठीक है, ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, दीज आर वॉललेस बैक्टीरिया एंड एनारोबिक कंडीशंस में रेस्पायर करते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया का अगर आप साइजेस देखोगे तो बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। टिपिकल देखो, अब जब आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो वहां पे दो अलग अलग तरीके से दिया गया है। जब आप डायग्राम में देखोगे तो वहां पर कोई और जो डायमीटर है वो मेंशन किया गया है, एंड जब व्हेन यू विल रीड द पैराग्राफ तो वहां पर अलग से मेंशन किया गया है डायमीटर को। बट हम दोनों को लेके चल रहे हैं। याद रखना, अगर आपके पास नीट में सिंपली पूछ लिया जाए व्हाट इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, 3 to 5 माइक्रोमीटर। बट अगर वो पूछ रहे टिपिकल बैक्टीरिया का साइज क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 to 2 माइक्रोमीटर। ओके, ऑस्ट्रिचेक की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रिचेक का साइज सबसे बड़ा होता है और ये सबसे बड़ी सेल होती है। आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल हमारे ह्यूमन के अंदर जो होती है बाई कॉन्केव शेप की, उसका जो डायमीटर होता है दैट इज 7 माइक्रोमीटर। हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है, बड़ी सेल होने में फर्क होता है और लॉन्गेस्ट सेल होने में, यानी लेंथ वाइज कौन सी सेल बड़ी है, तो वो है नर्व सेल। नर्व सेल वो सेल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को सपोर्ट करती हैं। हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज योर नर्व सेल, न्यूरॉन जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल नर्व सेल है। उसके बाद आती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर कितना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। अब हम बात करेंगे शेप्स ऑफ सेल की। हमने बात कर ली डिस्कवरी की, हमने बात कर ली साइजेस ऑफ सेल की, अब हम बात करेंगे शेप ऑफ सेल की। तो सबसे पहले आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी की शेप कैसी होती है स्टूडेंट्स, आरबीसी जो होते हैं वो बाइकॉनकेव होते हैं, डिस्क शेप होते हैं। बाइकॉनकेव का मतलब है वो सेंटर से जो होंगे वो थोड़ा सा दबे हुए होंगे और साइड से वो क्या होंगे, ओपन अप होंगे, यानी कि खुले हुए होंगे। उसको हम बोलते हैं बाइकॉनकेव, और डिस्क शेप भी हम इसको बोलते हैं। डब्ल्यूबीसीज के अंदर कौन सी कैटेगरी होती है शेप में, एमीबॉइड। एमीबॉइड का क्या मतलब है, देखो जैसे अमीबा होता है उसके बहुत सारे सीडोपोडिया होते हैं और वो कहीं पे भी मूव कर जाता है, इसी तरीके से एमीबॉइड शेप होती है डब्ल्यूबीसी की भी। सपोज कर लो, अगर मान लो किसी को कहीं और किसी बॉडी के किसी पार्ट में चोट लगी है और आपकी डब्ल्यूबीसी को ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके उस जगह तक पहुंचना है, और बीच में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, इसीलिए इस वाली सेल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये वहां से उस एरिया से स्क्वीज करके इन्फेक्टेड एरिया तक पहुंच सके। ऐसी कंडीशन में जब ये स्क्वीज करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है डब्ल्यूबीसी, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से जाती है, ड्यू टू इट्स एमीबॉइड प्रॉपर्टी। क्योंकि ये यहाँ पे अमीबा जैसे मूव करता है वैसे ही डब्ल्यूबीसी भी मूव कर सकती है। और जो ये मूवमेंट है डब्ल्यूबीसी की, अमीबा की तरह की जो मूवमेंट है जिसके थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसको हम बोलते हैं डायापेडेसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट, डायापेडेसिस मूवमेंट। आई एम राइटिंग इट हियर। डायापेडेसिस का मूवमेंट का क्या मतलब है, एक नाम आप बार बार सुनोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, प्लस 2 क्लास में भी आप एक वर्ड सुनोगे डायापेडेसिस। इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। जब हमारे पास डब्ल्यूबीसी जो है वो मूव करके जाती है, देखो ये सारी नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, बट द थिंग कि अगर मैं एडिशनल पॉइंट कुछ लिखती हूँ तो वो आप ऐड कर सकते हो अलग से। मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसका, डब्ल्यूबीसी का। कैसे जाना, वाया एमीबॉइड मूवमेंट। वाया एमीबॉइड मूवमेंट। आप जब लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे कि हमारी बॉडी की कौन सी सेल एमीबॉइड मूवमेंट लोकोमोशन शो करती है या मूवमेंट शो करती है, दैट विल बी योर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाय डब्ल्यू मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाया एमीबॉइड मूवमेंट थ्रू ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू, थ्रू ब्लड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज डायापेडेसिस। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 2-3 जगह मेंशन है आपके पास। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने शेप पढ़ ली है और शेप में सॉरी हमने साइज वगैरह पढ़ लिया है, शेप में हमने आरबीसी को कवर कर लिया है, हमने डब्ल्यूबीसी कवर कर ली। नाउ द नेक्स्ट इज योर लॉन्ग एंड नैरो होती हैं कौन, आपकी कोलामनर एपिथेलियल सेल्स।
आपके पास पता है, आपको एक चैप्टर है आपका 7th चैप्टर 11th क्लास का, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, कोलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होती हैं। तो जब यहाँ पर एक वर्ड मेंशन कर दिया गया कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, तो उसका मतलब है कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लॉन्ग एंड नैरो। ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स आपके पास क्या होती हैं, जो प्लांट्स के अंदर मिलती हैं, वो कैसी होती हैं, स्ट्रक्चर में लॉन्ग होती हैं और इलोंगेटेड होती हैं, बट दे आर नॉन लिविंग, रिमेंबर दिस थिंग, दे आर नॉन लिविंग, ठीक है। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स कहाँ मिलेंगी स्टूडेंट्स, आपको मीजोफिल सेल्स मिलती हैं प्लांट की लीफ के अंदर, ठीक है। वहां पर इनका काम क्या होता है, कॉम्पैक्ट भी हो सकती हैं, स्पॉन्जी भी हो सकती हैं, वहां पर इनका काम होता है आपके पास फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना, दिस इज योर मेसोफिल सेल्स। और इनकी शेप कैसी होती है, राउंड एंड ओवल होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नर्व सेल की अगर हम बात करें तो दीज आर लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, बहुत लंबी होती हैं और इलोंगेटेड होती हैं, टैपरिंग भी हो सकती हैं एंड से, क्योंकि आपको पता है कि एक न्यूरॉन में, एक नर्व सेल्स में, एक न्यूरॉन पे एक साइड क्या होती है, बॉडी होती है, सेल बॉडी होती है, और दूसरी साइड एक्सोन्स होते हैं, ठीक है, डेंड्राइट होते हैं, ब्रांचेस होती हैं। चलिए, दिस इज अबाउट योर शेप ऑफ सेल। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, बेसिकली सेल थ्योरी आपके पास दो साइंटिस्ट, दो जो आपके सामने नाम दिए गए हैं, इन्होंने दी थी। फर्स्ट थे स्केल्डन, स्केल्डन बोल सकते हो आप इनको, प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट, तो इस चीज पर आप नहीं जाना। स्केल्डन कैन बी, स्केल्डन वाज अ जर्मन बोटानिस्ट, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये प्लांट्स के बारे में रिसर्च करते थे और ये जर्मन से बिलोंग करते थे, तो दोनों ही क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्केल्डन जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान थे, थियोडर स्वान थे, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। याद करने का ट्रिक क्या है, जिस साइंटिस्ट के नाम में एल आता है, स्केल्डन, जिस साइंटिस्ट के नाम में एल आता है, उनके उनके करियर में एल नहीं आता, मतलब वो जूलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है। तो बेसिकली स्केलिडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने पहले स्केल्डन की बात करते हैं, इन्होंने 1838 में प्लांट सेल को स्टडी किया था। याद रखना, जो आपके पास स्केल्डन थे उन्होंने सिर्फ प्लांट सेल को स्टडी किया था, बट जो थियोडर स्वान थे उन्होंने दोनों चीजों को स्टडी किया था, उन्होंने बहुत मतलब प्लांट सेल को भी स्टडी किया था और एनिमल सेल को भी स्टडी किया था। अगर आपको रिमेंबर हो, अगर आपको ये बात याद हो कि हम न्यूरॉन में एक चीज पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि एक माइलिन शीथ होती है अराउंड द न्यूरॉन, राइट। न्यूरॉन के चारों तरफ एक माइलिन शीथ होती है, एंड अगर आपसे कोई पूछे कि उस माइलिन शीथ को बनाता कौन है, तो उसको बनाने वाली सेल का नाम है श्वान सेल। श्वान सेल उन माइलिन शीथ को सिक्रीट करती है। तो वो श्वान जो थे वो यही वाले श्वान थे, क्योंकि इन्होंने एनिमल सेल के न्यूरॉन के ऊपर भी डिस्कवरी की थी। तो ये वाले एनिमल सेल के ऊपर डिस्कवरी करने वाले श्वान, जिन्होंने न्यूरॉन का माइलिन शीथ को डिस्कवर किया था, एंड इन्होंने प्लांट को भी स्टडी किया था, ठीक है, ओके। बट इन्होंने जो डिस्कवरी की थी या जो भी स्टडीज की थी वो 1839 में की थी। इनकी कुछ थ्योरीज के हाइपोथेसिस थे, या आप ऐसे बोल सकते हो देयर आर सम कंक्लूजन, देयर आर सम पॉइंट्स जो इन्होंने बात की थी। उनमें पहला आता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनका मानना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल्स के बने हुए हैं या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बने हुए हैं। एंड इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो सिर्फ सेल्स के होने की वजह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके अंदर उन सेल्स के बीच में इंटरेक्शन भी होगी। सपोज कर लो, अगर मैं आपको बोल दूं कि एक सेल है, राइट, इन्होंने कहा कि एक सेल है और एक ये सेल है। इनका मानना था कि ऐसी ऐसी सेल्स से मिलके और इनके कंपोनेंट से मिलकर के ही कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। पहला पोस्टुलेट इनका ये था। लेकिन सेकंड इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल्स के मिलने से नहीं बनते हैं, सेल्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, जो उनके इंटरेक्शंस हो रही हैं आपस में, उनका जो फंक्शनल एस्पेक्ट है, इसका इसके साथ क्या इंटरेक्शन है, इसका इसके साथ क्या इंटरेक्शन है, इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, विद इन द सेल क्या इंटरेक्शन है, उन सबको मिलाकर के, और ये क्या स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बना रही हैं, उन सबको मिलाकर के कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। इन्होंने यही बात कही थी कि इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स एंड इट्स कंपोनेंट फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ वो सेल्स का बना हुआ है बट उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म नहीं हो रही हैं, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा। दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉट लिविंग अगर उसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर फंक्शंस नहीं हो रहे हैं,
कोई इंट्रैक्शंस नहीं हो रही है, देन देयर इज नो मीन टू से दैट दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग, राइट? नाउ नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि हाउ सेल्स अराइज। इन्होंने हमें पोस्टुलेट्स तो दे दिए, बट दिमाग में आया, एक बात आई दिमाग में कि ये वाली सेल्स कैसे ओरिजिनेट हुई। हमने बार बार बोल दिया कि जो सेल्स हैं वो मतलब कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो है ऑर्गेनिज्म का, वो सेल से बनता है, उनके इंट्रैक्शन से बनता है। बट ये सेल आई कहाँ से? पहला क्वेश्चन दिमाग में है कि ये सेल कहाँ से आई जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बीच में इंट्रैक्शंस हो रही हैं। तो उसका आंसर था कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनका मानना था कि अगर कोई भी नई सेल है तो वो मान लो कोई भी सेल्स हैं तो वो किसी पुरानी सेल से आई है, राइट? बट अगेन द क्वेश्चन कम्स इन माइंड दैट ये वाली सेल कहाँ से आई होगी, है ना? तो ये क्वेश्चन इनका रहा। बट इनके पोस्टुलेट में सिर्फ यही दो क्वेश्चन कहे गए थे, यही बात कही गई थी कि जो हमारे पास नई सेल्स आएँगी वो हमारी पुरानी सेल से आएँगी। तो इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी जो आपको याद रखनी है, ओमनिस सेलुला ई सेलुले। इनका मानना था कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा। बट रुडोल्फ वर्चू आए 1855 में। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द ईयर ऑफ एवरी साइंटिस्ट। बाय रुडोल्फ वर्चू ने 1855 में क्या स्टेटमेंट दी? इन्होंने कहा था कि आपके पास जो सेल्स हैं, एक्चुअली इनका ये पोस्टुलेट जो क्वेश्चन का आंसर हुआ था, ये रुडोल्फ वर्चू ने ही दिया था कि जो सेल्स हैं वो कहाँ से आएँगी? प्री एक्जिस्टिंग सेल से आएँगी। बट एक क्वेश्चन माइंड में रहा हमेशा के लिए कि ये वाली सेल्स कहाँ से आई? जैसे हम बोल देते हैं ना कि मुर्गी पहले आई, अंडा पहले आया, तो उसका क्वेश्चन अब तक नहीं मिला कि कैसे आई। उसका क्वेश्चन आपको मिला इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। उसमें हमें बताया गया था कि बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारी हाइपोथेसिस आई। उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ बताई गई थी कि पहले जो थी, वो हमारी सेल्युलर लाइफ जो थी, वो हमारी केमिकल से बनी थी, नॉन लिविंग मटेरियल से बनी थी। और उसके बाद हमारे पास बायोजेनिक लाइफ आई थी, मतलब हमारे पास एक सेल जब बन गई, उसने ही फिर नई सेल्स बनाई थी। बट जो वो फर्स्ट सेल बनी थी, वो कैसे बनी थी? वो केमिकली बनी थी। जब आप बहुत सारे मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, तो वहां पर ये चीजें क्लैरिफाई हुई हैं। बट यहाँ पर इस चीज पे स्टॉप लगा दिया गया। रुडोल्फ वर्चू ने सिर्फ इन दोनों के एस्पेक्ट से ये समझ में आया था कि सेल होती है, बट ये नहीं समझ आया था कि सेल अराइज कैसे होती है। तो 1855 में रुडोल्फ वर्चू ने इसका आंसर दिया था कि जो सेल्स आएंगी, पुराने वाली सेल्स से ही आएंगी। मतलब जितनी भी नई सेल्स होंगी, दे विल कम फ्रॉम द ओल्ड या और दे विल कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, राइट? तो ये था। बट इसका आंसर कहाँ मिला है? हमें इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मिला है। नाउ अब हम बात करेंगे इस पूरी सेल की। तो देखिए ये वाली सेल जो है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा रखा है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ ताकि इट कैन बी इजिली विजिबल टू यू। ओके, ग्रेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, लेट मी चूज दिस कलर। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके सामने है, ये एक सेल है, राइट? और ये किसकी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। जब हम इस चैप्टर में बात करेंगे तो हम इस चैप्टर में दो सेल्स की बात करेंगे। एक होगा हमारे पास प्रोकैरियोटिक और एक होगा हमारे पास यूकैरियोटिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक? तो ये सारी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझाऊंगी जो मैंने नेट से अपलोड की है। उसके थ्रू ही मैं सारी चीजें आपको एक बार फिर से फास्ट रिवीजन कराऊंगी। बट द थिंग कि अभी मैं अपनी नोट से आपको बताती हूँ कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, प्रोकैरियोट को मैं सिर्फ इस सिंगल पेज पे समझाने वाली हूँ क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने यूकैरियोट की बात की है। प्रोकैरियोट आपके पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप माइंड में रखिए और उससे आप कंक्लूजन निकालिए कि वो क्या है, दैट इज योर प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट की सेल जो है उसका डायग्राम हम देखते हैं। प्रोकैरियोट आपके सिंगल सेल होते हैं, छोटे होते हैं। और द सेकेंड थिंग कि प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनिल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। मतलब ऐसी कोई ऑर्गेनिल ही नहीं होती है जिसके चारों तरफ एक बाउंड्री हो, ठीक है?
उसके अलावा हमारे पास प्रोकैरियोट में कुछ स्पेशल चीजें भी हमें मिल जाती हैं। दे कैन बी पिगमेंट कंटेनिंग और दे कैन नॉट बी पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। तो वो सारी चीजें हमें वहां पे मिलती रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले मैंने एक आउटर कवरिंग बनाई हुई है जो कि आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिख रही है। ये जो ग्रीन कलर में आपको कवरिंग दिख रही है ये आउटर कवरिंग है। इसको हम बोलेंगे, ये वाली देखो यहाँ पे है, ये जो मेंशन है यहाँ पे चीज, यहाँ पे आपको इसके बारे में बता रखा है कि दिस इज योर सेल वॉल। क्या है ये? दिस इज योर सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल रिजिड होगी, बहुत हार्ड होगी, सॉलिड कवरिंग होगी। इसकी शेप जो है जो सेल वॉल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन और क्या हो सकता है? ये बैक्टीरिया की सेल को प्रोटेक्शन देती है क्योंकि आउटर कवरिंग है। देखो, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी सेल है, उसकी आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर अगर कोई कवरिंग है तो हम उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल आपको मिलती है। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है, सॉलिड कवरिंग होती है, शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है एंड प्रोटेक्शन टू बैक्टीरियल सेल देती है। तो ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास ये जो सेल वॉल है इसके बाहर, मतलब इस सेल वॉल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये सेल वॉल या तो बाहर की तरफ से आउटर कवरिंग, सेल वॉल के आउटर कवरिंग पे क्या हो सकता है, एक अनदर लेयर हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी योर आउटर कवरिंग। ये म्यूसिलेज की बनी हुई होती है एंड नॉन सेलुलर होती है, मतलब यहाँ पे सेलुलोजिक नहीं होती। सेलुलोज एक कंपोनेंट है जो सेल वॉल में होना जरूरी है, लेकिन सेल वॉल के बाहर या फिर सेल वॉल के जस्ट बाहर ऐसा हम बोल सकते हैं कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। जैसे भिंडी में एक स्टिकी सब्सटेंस होता है ना, चिपचिपा, इसी तरीके से म्यूसिलेज, यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स भी क्या होती है? म्यूसिलेज इन कवरिंग होती है, मतलब कि बहुत स्टिकी सी होती है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है आउटर कवरिंग जो कि नॉन सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोज की बनी हुई है, अगर ये बहुत ज्यादा लूजली अरेंज है अराउंड सेल वॉल तो हम उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। और तब ये किस कंपोनेंट की बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ अ डेक्स्ट्रन। डेक्स्ट्रन एक कार्बोहाइड्रेट है। बट अगर ये मोटी है, थिक है और टफ है और साथ में बहुत ज्यादा डेंस तरीके से अटैच है हमारी सेल वॉल के साथ, तब हम इसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, और ये किसकी बनी हुई है? पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन की। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक सेल वॉल है बैक्टीरिया के अराउंड, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, बैक्टीरिया को कवर करने वाली सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक बाउंड्री है जिसको हमने बोला सेल वॉल। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ आ जाए इजीली। मतलब अगर ये एक बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है तो इस सेल मेम्ब्रेन के अराउंड आपको एक सेल वॉल मिलेगी। ठीक है, इसका काम क्या है? स्ट्रक्चरली सपोर्ट करना। इस सेल वॉल के अराउंड आपको एक और लेयर मिलेगी जो थोड़ी सी क्या होगी? स्टिकी होगी, म्यूसिलेज कवरिंग होगी। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर कवरिंग है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ही लूजली अरेंज है, चारों तरफ बहुत लूजली अरेंज है सेल वॉल के, से चिपकी हुई नहीं है सेल वॉल से, तब हम इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, ठीक है, जो किस कंपोनेंट की बनी हुई है? डेक्स्ट्रन की। डेक्स्ट्रन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बट अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो लेयर है, ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बहुत डेंसली अटैच है सेल वॉल के साथ, ऐसे जुड़ी हुई है, बहुत पैक है, तब मैं इसको स्लाइम लेयर नहीं बोलूंगी, तब मैं इसको बोलूंगी कैप्सूल। नाउ इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। और कैप्सूल किसका बना हुआ है? पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन का, जो कि अगेन कार्बोहाइड्रेट है। तो यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये जो ब्राउन कलर में आपको दिख रही है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है? ऐसी स्ट्रक्चर जो हर एक चीज को परमिट ना करे, मतलब हर एक चीज को एंट्री या एग्जिट ना करने दे, उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। यानी वो बहुत ही कम चीजों के लिए क्या होती है? सेलेक्टिव होती है कि हाँ, ये चीज सेल के अंदर आ सकती है और ये चीज सेल से बाहर जा सकती है, उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये टिपिकल मेम्ब्रेन, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग लगभग सिमिलर ही होती है। यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और नीट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
पहले पूछा गया है कि क्या प्रोकैरियोट की सेल वॉल और यूकैरियोट की सेल वॉल प्लांट के अंदर जो होती है, क्या वो सिमिलर है? सॉरी, सेल मेम्ब्रेन जो दोनों के अंदर होती है, क्या वो सिमिलर है? तो योर आंसर शुड बी येस, सिमिलर टू टिपिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, बनी हुई किसकी है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, जिसके बारे में जैसे जैसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब कराऊंगी तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह है। इसके पास फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, प्रोटीन ऑफ वेरियस टाइप, डिफरेंट काइंड के प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं या फिर आउटर और इनर भी रहते हैं। डोंट वरी, ये जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कराऊंगी तब सब समझा दूंगी, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि जो सेल मेम्ब्रेन इसकी है, बैक्टीरिया की है, वही सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट के साथ साथ यूकैरियोट की भी सेल मेम्ब्रेन सेम होती है और ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ये अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकती है, लिपिड्स बना सकती है और सेल वॉल कंपोनेंट बना सकती है। देखिए, अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो यूकैरियोट में डिफरेंट काइंड की ऑर्गेनेल हमें मिलेंगी जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगी और जो अलग-अलग फंक्शन करेंगी। जैसे कि कुछ ऑर्गेनेल ऐसी होंगी जो रेस्पिरेशन करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो लिपिड बनाएँगी, कुछ ऐसी होंगी जो सेल के डिफरेंट कंपोनेंट बनाएँगी। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में सारा काम कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही मॉडिफिकेशंस हो गई हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करेगी वो मेम्ब्रेन और जिसके थ्रू अंदर क्या होंगी, एक्टिविटीज होंगी जो डिफरेंट ऑर्गेनेल परफॉर्म कर रही थी। क्योंकि हमारी प्रोकैरियोट में कोई भी ऐसी ऑर्गेनेल नहीं होती है जो ये सारे काम कर सके। बहुत कम ऑर्गेनेल है और सिर्फ मोस्टली एक ही ऑर्गेनेल मिलती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो ये ब्राउन वाली जो आप देख रहे हो, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल है, टिपिकल मेम्ब्रेन के सेम है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, बहुत सारे प्रोटीन इसके अंदर है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, लिपिड बनवाती है और सेल वॉल के कंपोनेंट बनवाती है। उसके अंदर जब आप देखोगे तो ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये जो पूरा इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ये मेम्ब्रेन से कवर है, चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। ये आपके पास सेल ऑर्गेनेल जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है उनके अराउंड एक बाउंड्री मिलती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे और वहां पे भी आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है सिर्फ बाहर एक सेल ऑर्गेनेल से ही क्या है, बाउंड है। यहाँ पर कोई साइक्लोसिस नहीं हो रही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोसिस? साइक्लोसिस इज बेसिकली द स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्म मूव नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा था ग्लाइकोकैलिक्स होता है, अगर वो लूज है तो वो स्लाइम लेयर है, अगर वो थिक और टफ है तो वो आपके पास कैप्सूल है। उसके अलावा सेल वॉल होती है, उसके अलावा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स तीनों को मिलाकर के एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसका नाम होता है सेल एनवलप। ये सेल एनवलप इसको बोला जाता है, किस किस को? ग्लाइकोकैलिक्स को, सेल वॉल को और आपके सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन। तो ये जो मॉडिफिकेशंस आपको दिख रही हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली क्या है, ये जो मैंने इस तरीके से फोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाई है, ये इन्वेजिनेशन जो मैंने बनाई हुई है, अगर आप यू कैन सी इट क्लियरली, ये जो ब्राउन कलर के पाउच बनाए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं इनको? मीजोजोम। तो प्रोकैरियोट के अंदर मीजोजोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सपोज दिस इज योर मीजोजोम, अगर ये वाला मीजोजोम है, मान लीजिए ये मीजोजोम है ये वाला, इस मीजोजोम की बात करें तो मीजोजोम के अंदर आपको, एक मिनट, तो इस मीजोजोम के अंदर आपको और क्या मिल सकता है? देखिए, इसके फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे फंक्शन है इसके। तो मीजोजोम के फंक्शन की बात करते हैं। पहला फंक्शन है, पहली बात क्या है? दिस इज द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ चली गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेजिनेशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। हम रेस्पिरेशन की बात करें तो मीजोजोम उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोट में। सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, रेप्लिकेशन करवाती है। डॉटर सेल के अंदर जो डीएनए जाएगा उसके लिए उसका रेप्लिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास कुछ काम आए मीजोजोम के। पहला काम क्या था कि इन पहली पहली बात क्या थी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है। इसका फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सरफेस एरिया बढ़ाती है और रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है जो डॉटर सेल के अंदर जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सेल वॉल का फॉर्मेशन करवाती है। अब इसके अलावा हमारे पास ये जो मीजोजोम होती है ये तीन तरीके से हमें मिल सकती है। या तो ये हमें मिलेगी ट्यूब्यूल की फॉर्म में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब या तो ये हमें मिलेगी कि इन्वेजिनेशन कुछ ऐसे ट्यूब की फॉर्म में है, या फिर ये किसकी फॉर्म में है, ये कुछ ऐसे वेसिकल्स की फॉर्म में हमें मिलेगी, या फिर ये हमें कैसे मिलेगी, ये हमें मिल सकती है कुछ ऐसे ऐसे लैमिले की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये स्ट्रक्चर्स हैं। किसकी स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे आके जुड़ जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर है मीजोजोम की, तीन तरीके से मिल सकती है। या तो मिलेगी वेसिकल की फॉर्म में, या मिलेगी ट्यूब्यूल की फॉर्म में, या मिलेगी लैमेले की फॉर्म में। ठीक है, अब इस मीजोजोम के साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर अटैच है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस नहीं बोला जाता प्रोकैरियोट में, उसकी जगह उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर जो देखो, ये तो मीजोजोम हो गई, दिस इज योर ब्राउन वाली तो मीजोजोम है। इसके अराउंड में आपको ये एक अजीब सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, बाउंड्री से कवर नहीं है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? जीनोफोर, या हम इसको बोलते हैं प्रोक्रोमोसोम, या हम इसको बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, इसके जब नोट्स में आपको सेंड करूंगी तो उसमें सब दिखाई दे जाएगा। नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन माई वॉइस। क्या है यहाँ पे? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, या फिर हम इसको बोलते हैं जीनोफोर, या हम इसको बोलते हैं प्रोक्रोमोसोम, या फिर हम इसको बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, ये चारों इसी के नाम है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा होता है? इसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। हमें पता है कि हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कि लीनियर है, हमारा डीएनए लीनियर है, बट इनका कैसा होता है? गोल होता है, सर्कुलर होता है, और सिंगल स्टैंडर्ड होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर स्टैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स है। इसके अलावा ये जो है आपका न्यूक्लियस, इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है बेसिकली? प्रोटीन बनवाना, आरएनए बनवाना, ये सारे काम इसके होते हैं। पहले क्योंकि हमें पता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो वो सारे काम होते हैं। इसका जो सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम, आपको जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल क्रोमोसोम मिलेगा। जैसे हमारे अंदर 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है। और अगर हम इकोलाई की बात कर रहे हैं तो उस सिंगल क्रोमोसोम में बेस पेयर कितने होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं इकोलाई के अंदर। ठीक है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है, इश्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, और उसके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम है, और उस सिंगल क्रोमोसोम के अंदर कितने बेस पेयर हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? दैट इज 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। क्लियर? तो ये काम है न्यूक्लियस का। अब आ जाओ एक और स्ट्रक्चर पे। मैंने कहा कि ये मीजोजोम जब न्यूक्लियोसोम के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम अटैच होता है, बट मान लो इस मीजोजोम के साथ न्यूक्लियोसोम अटैच नहीं है, या न्यूक्लियस नहीं अटैच है, या न्यूक्लियोइड अटैच नहीं है, तो अगर ये मीजोजोम नॉट कनेक्ट विद न्यूक्लियस तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ड्रॉइड। ये बात याद रखिएगा कि जब हमारे पास मीजोजोम जो है वो न्यूक्लियोइड के साथ अटैच नहीं है, जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे कॉन्ड्रॉइड। क्लियर? उसके अलावा और स्ट्रक्चर हम अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाइए। साइटोप्लाज्म में अगर हम देखें तो हमारे पास ये छोटे-छोटे आपको गोल-गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके सरफेस पे होते हैं। इसका काम क्या होता है? बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी एंजाइम का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करते हैं। मीजोसोम भी इसी तरीके से इसका यूज करके रेस्पिरेशन करवाता है। उसके अलावा हमारे पास और क्या होता है? ये स्ट्रक्चर आप सेंटर में देख रहे हो। ये स्ट्रक्चर जो है क्या है ये बेसिकली? इसमें रेड कलर का जो आपको एक थ्रेड दिखाई दे रहा है, दिस इज योर आरएनए, एमआरएनए, प्रोकैरियोट का एमआरएनए होता है।
और उसके ऊपर आपको ये 2 सब यूनिट दिखाई दे रहे हैं। इनको हम बोलते हैं राइबोसोमल सब यूनिट। इसमें से एक होती है छोटी यूनिट, एक होती है बड़ी यूनिट। जो छोटी यूनिट है उसको हम बोलते हैं 30s यूनिट, और जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं 50s यूनिट। इसके बारे में मैं बाद में आपको और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए समझो कि ये जो एमआरएनए है इसके ऊपर राइबोसोम की यूनिट अटैच है। इसको हम बोलते हैं, पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे पोलिसोम या पोलीराइबोसोम। एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें थ्रेड के ऊपर आपको राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। ये थ्रेड क्या है? आरएनए है। इस थ्रेड के ऊपर जब आपको बहुत सारे राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पोलीसोम, या फिर हम उसको बोलते हैं पोलीराइबोसोम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ राइबोसोम है हेलिकल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ राइबोसोम दिखाई दे रहा है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। सिंपल सी बात है, इतना याद रखना कि जब एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन फैक्ट्री आकर के जुड़ गई है, राइबोसोम आकर के जुड़ गए हैं, तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। उसके अलावा रेड कलर में आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल बेसिकली क्या होता है? पानी के अंदर जो बुलबुले होते हैं जब हम देखते हैं उनको, तो उनको आप एक गैस वैक्यूल की तरह ट्रीट कर सकते हो। उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो गैस वैक्यूल है ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और इनको हेल्प करते हैं बायोन्सी में, फ्लोटिंग करने में ये हेल्प करते हैं। अगर सपोज वो एक्वेटिक बैक्टीरिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें कहाँ मिल जाते हैं? ये हमें मिल जाते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन algae जिसको कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये हमें मिल जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ उसके अलावा और कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तुम्हें? उसके अलावा हमें ये ग्रीन कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम का क्या मतलब है? यहाँ पे इसकी 2 यूनिट है। इनको हम बोलते हैं कि दीज आर स्मॉल मेम्ब्रेनलेस, इनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। राइबो यानी आरएनए से बने हुए, न्यूक्लियो यानी राइबो न्यूक्लियो का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए, एंड प्रोटीन, प्रोटीन भी साथ में जुड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। इसका साइज क्या होता है? 20 नैनोमीटर इंटू 14 टू 15 नैनोमीटर ये इसका डायमीटर है। दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये फिक्स होंगे। फिक्स क्या होंगे? मतलब कि ये जो राइबोसोम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या तो अटैच हो सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्री हो सकते हैं। आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं सेंटर में, दीज आर फ्री राइबोसोम 70s। ठीक है, इसकी 2 यूनिट होती है 30s एंड 50s। छोटी यूनिट होती है 30s एंड बड़ी यूनिट होती है 50s। आप कहोगे मैम आप पागल हो कि आप 30s और 50s को जोड़ नहीं पा रहे हो, दैट इज योर 80s। नहीं, यहाँ पर आप इसको एडिटिव नेचर नहीं मान सकते। यहाँ पे 30s एंड 50s इज नॉट इक्वल टू 80s, हियर इट इज 70s। वो कैसे होता है वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में जब राइबोसोम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना समझो कि 70s है और 50s एंड 30s जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम बोलते हैं इनवॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ये हमारे पास एक रिजर्व फूड की तरह काम होते हैं, काम करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये जब मैंने कहा था कि अगर मीजोसोम के साथ क्या अटैच है? न्यूक्लियोइड अटैच है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर वो अटैच नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोइड। लेकिन इसी तरह की एक और इन्वेजिनेशन भी होती है बैक्टीरिया के अंदर। वो सारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती, वो सिर्फ उन बैक्टीरिया के अंदर होती है जिनको पिगमेंट रखने होते हैं। तो ये आप सेकेंड एक इन्वेजिनेशन देख सकते हो। इस इन्वेजिनेशन के अंदर किसी भी तरीके से पिगमेंट अगर भरे हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे क्रोमैटोफोर। तब हम इस इन्वेजिनेशन को बोलेंगे क्रोमैटोफोर। और इसका काम क्या होगा? ये कहाँ मिलेगी? ये फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी, जिनका काम होता है आपके पास फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना और अपना खाना खुद बनाना। ठीक है, तो ये हमें मिलेगी फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर। उसके अलावा हमें और क्या चीजें मिल सकती हैं? उसके अलावा हमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगी। एक मिलेगी हमें ये वाली स्ट्रक्चर जो आप ये देख सकते हो। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो होता है, दो चीजें होती हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाए तब हम उसको बोलते हैं इन्वेजिनेशन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आउटफोल्ड हो जाए तब हम उसको बोलते हैं एक्सवेजिनेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये एक्सटेंशन दो तरह की हो सकती है, या तो हम इसको बोलेंगे पिलाई या फिर हम इसको बोलेंगे फिम्ब्रिए। ठीक है, पिलाई क्या होती है? बेसिकली
ये आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलेगी। देखो बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव। मैं बताती हूँ कैसे हम उसको मानते हैं। फिलहाल इतना समझो कि पिलाई जो होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलती है और फिम्ब्रिया हमें मिलती है दोनों के अंदर, ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी और ग्राम नेगेटिव के अंदर भी, ठीक है? तो ये हमें मिलेगी दोनों के अंदर। पिलाई जो होती है वो थोड़ी साइज में बड़ी होती है, लार्जर होती है, लॉन्गर होती है और ब्रॉड होती हैं। फिम्ब्रिया होते हैं जैसे हमारे हेयर होते हैं ना, ऐसे ही छोटे होते हैं और शॉर्टर होते हैं, नैरो होते हैं। पिलाई का साइज होता है, अगर पिलाई के नंबर की बात करें तो एक बैक्टीरिया की सेल के पास 1 से 4 हो सकती हैं पिलाई, और एक बैक्टीरिया के पास 300 से 400 हो सकते हैं फिम्ब्रिये। पिलाई जो होती हैं वो क्या होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं शेप में, और फिम्ब्रिये जो होते हैं दे आर ब्रिसल्स, लाइक ब्रिसल की तरह होते हैं। अब मैंने कहा कि ग्राम नेगेटिव में पिलाई मिलती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में फिम्ब्रिये मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसके लिए एक साइंटिस्ट थे ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक प्रोसीजर परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया का स्मीयर लिया, ठीक है? स्मीयर का क्या मतलब होता है, बैक्टीरिया लेकर के उसको स्लाइड के ऊपर, एक स्लाइड होती है कांच की, उसके ऊपर बहुत हल्का सा उसका एक डाइल्यूटेड क्या बना लिया, एक स्मीयर बना लिया, एक लेयर बना ली, स्लाइड के ऊपर एक हल्की लेयर बना ली बैक्टीरिया की, और उसको ड्राई कर दिया। और उसके बाद उसके ऊपर एक स्टेन ऐड किया जिसको बोलते हो क्रिस्टल वायलेट। अब जैसे ही क्रिस्टल वायलेट उसके ऊपर ऐड किया तो जितनी भी सेल्स बैक्टीरिया की उस स्मीयर के अंदर थी वो सारी क्या हो गई, ब्लूइश पर्पल कलर की हो गई। उन्होंने बैक्टीरिया का स्मीयर लिया, उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट ऐड किया, एक डाई ऐड की, और उसके बाद देखा कि सारे के सारे जो थे बैक्टीरिया वो ब्लूइश पर्पल इन कलर हो गए, ठीक है? उसके बाद उन्होंने उसको एक फिर से ट्रीटमेंट दिया एक आयोडीन सॉल्यूशन से, और आयोडीन की कंसंट्रेशन थी 0.5%। 0.5% आयोडीन के साथ उन्होंने इसको ट्रीट किया, और फिर उन्होंने देखा कि कॉम्प्लेक्स बन गया है जो क्या था, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, सीवीआई हम इसको बोलते हैं, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ये बन गया। और जैसे ही फिर उसके बाद उन्होंने उस बैक्टीरिया को वॉश किया, जितने भी वहां पे बैक्टीरिया थे उन्होंने उसको वॉश किया, किसके साथ, अल्कोहल के साथ और वाटर के साथ। अब वॉशिंग के बाद उन्होंने देखा कि 2 तरह के बैक्टीरिया हमें मिले उसके अंदर। एक तो ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने स्टेन को रिटेन करके रखा था, मतलब कि जो अभी भी पर्पल दिखाई दे रहे थे, और एक ऐसे थे जो दिखाई ही नहीं दे रहे थे, जो क्या हो गए थे, जिन्होंने स्टेन को रिटेन नहीं किया था। जिन्होंने रिटेन कर लिया, जिन्होंने रख लिया स्टेन को, उनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने स्टेन को नहीं रखा था उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव, ठीक है? हुआ कैसे होगा ऐसा? ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, उनके पास उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल वॉल के अंदर कुछ तो ऐसी स्ट्रक्चर थी जिन्होंने लिपिड के साथ घुल के क्या किया, जिसमें लिपिड का अमाउंट कम था, जिसकी वजह से वो लिपिड के साथ नहीं घुली, लिपिड के साथ डिसॉल्व नहीं हुई, और जब अल्कोहल दिया गया तो वो वॉश ऑफ नहीं हुई, मतलब वो बाहर नहीं गई, ठीक है? लेकिन जो ग्राम नेगेटिव थे बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव में ज्यादा लिपिड था। अब ज्यादा लिपिड था तो सारा का सारा जो स्टेन था वो भी लिपिड में आके रिटेन हो गया, और जैसे ही अल्कोहल के साथ वॉश किया तो वो सारा स्टेन हट गया। जबकि ग्राम पॉजिटिव में ऐसा नहीं था, वहां पे लिपिड कम था, वहां पे प्रोटीन ज्यादा थी, और जिसकी वजह से जब उसको अल्कोहल के साथ धोया गया, वॉश किया गया, तो जो स्टेन था वो रिटेन रहा, वो कहीं नहीं गया, क्योंकि वहां पर लिपिड था ही नहीं, कम था, ठीक है? इसलिए उसको बोला गया ग्राम पॉजिटिव, और जिन्होंने स्टेन को रिटेन नहीं किया उनको बोला गया ग्राम नेगेटिव। आई होप दिस इज क्लियर राइट नाउ। उसके अलावा, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर थी, जैसे कि और भी ग्रैन्यूल्स मिले। वो ग्रैन्यूल्स किसके थे, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स थे। ये बैक्टीरिया में फूड रिजर्व की तरह काम करते हैं। अल्फा ग्रैन्यूल होते हैं, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी वलरेट काइंड के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पीबीएच बोलते हैं। तो ये ग्रैन्यूल्स जो हैं ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होते हैं और रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं। नाउ टू स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है प्लाज्मिड। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, जो 12th क्लास में है नीट के लिए, और उसके अंदर प्लाज्मिड को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, बट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ व्हाट इज प्लाज्मिड। देखो, हमें पता है कि एक मीजोजोम के पास एक जेनेटिक मटेरियल है, उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? लेकिन उसके अलावा भी प्लाज्मिड के पास इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी एक और जेनेटिक मटेरियल होता है।
इस जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, बट यहाँ पर जो आपके पास मटेरियल है क्रोमोसोम के बाहर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड कैसा होता है, प्लाज्मिड कुछ ऐसा होता है, देखो मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रक्चर बता देती हूँ प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड कुछ ऐसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड, और सर्कुलर होता है। ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, अलग से है, एक तो है ही मेन जीनोम तो है, उसके अलावा भी एक और डीएनए है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। उसके अलावा ये सेलेक्टेबल मार्कर बेसिकली क्या है, मान लो अगर ये बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक में, इसको एंटीबायोटिक दी जाती है तो ये बैक्टीरिया नॉर्मली मर जाएगा, लेकिन अगर इसके प्लाज्मिड के अंदर एक जीन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, तो इस जीन की वजह से ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा, क्योंकि इसके पास इसके प्लाज्मिड में ये वाला जीन एक्टिव होगा। तो हम इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके पास होगा, इसको हम सेलेक्टेबल मार्कर बोल देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या है, बेसिकली दीज आर स्मॉल, छोटे होते हैं साइज में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए हैं ये खुद से रेप्लिकेट कर सकती हैं, ये किसी भी बैक्टीरिया को यूनिक कैरेक्टर देती हैं। ये बेसिकली नेचुरल फॉर्म में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ यू कैन मेड देम, यू कैन फॉर्म आर्टिफिशियली। ठीक है, तो प्लाज्मिड के साथ जब न्यूक्लियोइड मिल जाए, सपोज कर लो अगर मैं बोल रही हूँ इस प्लाज्मिड के साथ जो आपका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का मेन वाला वो भी अटैच हो गया है, तो हम उसको बोलते हैं एपिसोम। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिसोम। ये जो प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर थी दैट वाज डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग, लीडरबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था। जब आप बायोटेक पढ़ोगे 12th क्लास में, तो वहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको बहुत यूज किया जाता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मुझे सपोज कर लो मुझे इस मंकी का कोई कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा, और इस मंकी के अंदर किसी और तरीके का कैरेक्टर ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं उस कैरेक्टर को ऐड करने के लिए किसी चीज का यूज करूंगी, तो वो चीज क्या होगी, वो बेसिकली प्लाज्मिड होगा। तो प्लाज्मिड क्या करता है, पोस्टमैन की तरह काम करता है, एक जगह से जीन उठाता है दूसरी जगह ऐड कर देता है और बाद में साफ निकल जाता है। दिस इज योर प्लाज्मिड। ठीक है, इसीलिए हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करते हैं, यानी जब हमारी जेनेटिक मेकअप के साथ आप इंजीनियरिंग करते हो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि इस प्लाज्मिड के अंदर बहुत सारे वाइटल जीन होंगे, वाइटल का मतलब होता है जो जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्लाज्मिड नहीं भी है बैक्टीरिया में तो भी बैक्टीरिया सरवाइव करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो जीन होंगे वो एक्स्ट्रा जीन होंगे, वो सरवाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, कैरी नॉन वाइटल जीन। क्लियर। इसके अलावा कुछ टाइप्स होते हैं प्लाज्मिड के, जैसे कि एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड का क्या मतलब है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ये ऐसा प्लाज्मिड है जो जीन रखता है फर्टिलिटी के लिए। उसके अलावा होता है आर प्लाज्मिड, एक ऐसा जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबायोटिक के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। आर का मतलब है रेजिस्टेंस। ऐसे प्लाज्मिड जिनके पास ऐसे जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोल प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड बेसिकली क्या है, एक ऐसे प्लाज्मिड है जो कुछ काइंड की टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कॉलिसिन, जो कि लीथल होते हैं गट बैक्टीरिया के लिए। सपोज कर लो अगर ऐसा कोई बैक्टीरिया हमारे पास आ गया जिसके पास कॉल प्लाज्मिड था, तो वो जो हमारी गट के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको किल कर देगा, तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होते वो बैक्टीरिया। टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड, जिसके बारे में आप बायोटेक में डिटेल में बात करोगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। टीआई प्लाज्मिड का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो आपके पास किसी भी डाइकोट प्लांट के अंदर ट्यूमर को इंड्यूस कर सकते हैं, एक आउट ग्रोथ करवा सकते हैं, तो हम इनको बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और ये डिजीज कॉज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, एक तरीका भी है इसके लिए जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जब आप बायोटेक में जाओगे तो वहां पे पढ़ाऊंगी। टीआई प्लाज्मिड बेसिकली क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, और ये किसमें प्रेजेंट होता है, किस बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन योर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस। उसके अंदर ये हमें मिल जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियन। ठीक है, तो उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब देखो ये सारी चीजें कवर हो गई, एक पॉइंट बचा है फिलामेंट और फ्लैजिला, इसके बारे में बात करते हैं।
उसके अलावा मैंने कहा था कि आपके पास इंक्लूजन बॉडीज भी होती हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडी भी मिलेंगी, जिसमें आते हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जिसके बारे में हमने बात की, साइनोफाइशियन या स्टार्च ग्रैन्यूल और गैस वैक्यूल, ये 4 चीजें आती हैं। गैस वैक्यूल मैंने बताया हेल्प इन बायोन से। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जिसके बारे में हमने बात करी, अल्फा ग्रैन्यूल, पीवीएच ग्रैन्यूल। साइनोफाइशियन या स्टार्च ग्रैन्यूल होते हैं जो रिजर्व फूड की तरह काम करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं फिलामेंट और फ्लैजिला की। देखो, ये वाली जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको आप बोलते हो फिलामेंट और फ्लैजिला। ठीक है। इसकी अगर आप डिटेल में स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसी होती है। ये है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये है सेल वॉल। ठीक है। तो ये एक्सटेंशन शुरू होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यहां से शुरू होगी, यहां जाएगी, और फिर आगे जाकर के एक स्ट्रक्चर बनाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक। तो आई होप ये समझ में आई होगी स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से समझोगे तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं यहां से बताती हूँ। इसके अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके 3 पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट है जो एम्बेडेड है, अंदर की तरफ है, उसको आप बोलोगे बेसल बॉडी, दिस इज नोन एज बेसल बॉडी। उसके अलावा जो बाहर निकली हुई है, दिस इज योर हुक। उसके अलावा जो ऊपर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो 3 पार्ट हो गए, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अब याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, यूकैरियोट के अंदर भी फ्लैजिला होता है और प्रोकैरियोट के अंदर भी फ्लैजिला होता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की, जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, वहां पे हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो हमारे मेल के गैमेट्स होते हैं, स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं और मूव करके फीमेल की बॉडी के अंदर जाते हैं और वहां पर वो फीमेल एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली वहां पे जो स्पर्मेटोजोआ है, जो मेल गैमेट है, उसको मूव करने के लिए क्या स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? तो उसको मूव करने के लिए फ्लैजिला इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पर्म के अंदर फ्लैजिला होता है। अब स्पर्म जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक बॉडी की है, यानी वो एक यूकैरियोटिक सेल है। बट हम तो बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो इसके पास 3 चीजें हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। लेकिन जब हम स्पर्मेटोजोआ के फ्लैजिला की बात करेंगे तो वहां पर ये स्ट्रक्चर नहीं होगी। वहां का फ्लैजिला जो होगा उसकी अरेंजमेंट 9+2 की होगी, जो मैं बाद में बताऊंगी कैसे होगी। ठीक है। जब हम यूकैरियोटिक फ्लैजिला को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला सेम होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला के? तो योर आंसर शुड बी नो। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर कोई कहे कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट की सिमिलर होती है यूकैरियोटिक से, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। क्लियर? अब देखो, इसमें अगर ध्यान से देखोगे इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे आपको 4 रिंग मिलने वाली हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखोगे तो 2 रिंग है, एस रिंग और एम रिंग। एम रिंग है जो मेम्ब्रेन की तरफ है, एस रिंग है जो सरफेस की तरफ है, इसलिए उसका नाम एस रिंग है, इसका नाम एम रिंग है। इसके अलावा सेल वॉल के अंदर देखोगे तो पहले आती है पी रिंग और फिर आती है एल रिंग। एल रिंग जो है वो लिपिड की तरफ है और पी रिंग जो है वो प्रोटीन की तरफ है, तो इसीलिए इसका नाम है। तो अगर कोई पूछे कि क्या सेल बॉडी में, सॉरी बेसल बॉडी में आपके पास जो रिंग्स हैं वो कितनी है, तो योर आंसर शुड बी 4। 4 रिंग होती है। पहली रिंग है एम एस पी एल रिंग। ठीक है। फिर एक आती है हुक जो एक्सटेंशन है, और इस हुक के बाद एक फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर आती है। तो 3 चीजें होती हैं। पैटर्न ऑफ फ्लैजिला कोई पूछे कि फ्लैजिला के पैटर्न के बेस पर उनका नाम क्या दिया जाता है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना स्ट्रक्चर को। आई होप दिस इज क्लियर। पैटर्न ऑफ फ्लैजिला की अगर हम बात करें, तो अगर मेरे पास ऐसी स्ट्रक्चर है जिसपे कोई फ्लैजिला नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगी ए ट्राइकस। स्ट्रक्चर विच डू नॉट कैरी एनी फ्लैजिला, दैट इज ए ट्राइकस। उसके अलावा अगर एक साइड ही फ्लैजिला है तो बोलूंगी मोनोट्राइकस। एक साइड है और एक सिंगल फ्लैजिला है, देन इट विल बी मोनोट्राइकस। एक फ्लैजिला है और 2 फ्लैजिला हैं और दोनों अलग अलग साइड हैं, तो बोलूंगी एम्फीट्राइकस। फ्लैजिला का ग्रुप है लेकिन वन साइड है, तो बोलेंगे सिपेलोट्राइकस।
फ्लैजिला का ग्रुप है और दोनों साइड है तो बोलेंगे लोफोट्राइकस। और अगर फ्लैजिला की ग्रुप चारों तरफ है तो हम उसको बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पेरिट्राइकस। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर एक भी फ्लैजिला नहीं है तो एट्राइकस, अगर एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, दो फ्लैजिला हैं दोनों अलग-अलग साइड हैं तो बोलोगे एम्फीट्राइकस, एक ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है जो एक एंड पर है बोलोगे सिफेलोट्राइकस, ग्रुप ऑफ फ्लैजिला है लेकिन दोनों अलग-अलग अपोजिट एंड पे हैं तो बोलेंगे लोफोट्राइकस, और अगर ग्रुप फ्लैजिला जो है वो चारों तरफ है तो बोलेंगे पेरिट्राइकस। क्लियर? तो आई होप मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के प्रोकैरियोटिक सेल की डिटेल्ड वर्जन सारा समझा दिया है। मैंने आपको मैंने आपको सेल वॉल बताया, ग्लाइकोकैलिक्स बताया, और लूज है तो स्लाइम लेयर, थिक है तो कैप्सूल। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन बताई, उसके अलावा साइटोप्लाज्म के डिस्कशन हुई, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें बताई। उसके अलावा इनकी जो इन्वेजिनेशन है वो बात की, डिस्कस किया मीजोजोम के बारे में, न्यूक्लियोइड के बारे में। हमने उसके अलावा इंक्लूजन बॉडी का डिस्कशन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्लाज्मिड, इसके बारे में बात हुई। प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आता है, वहां पे इंपॉर्टेंट है। पिलाई और फिम्ब्रिए की बात हुई, ग्राम स्टेनिंग की बात हुई, और ग्राम स्टेनिंग से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की बात हुई। उसके अलावा हमने सेल थ्योरी के बारे में भी डिस्कस किया। सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी में आपके पास मैंने स्केलेटन और श्वान की बात की। ठीक है, तो मतलब हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर की हैं। स्केलेटन हो गया, श्वान हो गए, इनकी बातें सबकी क्लियर हो चुकी हैं। तो आई होप आज के इस लेक्चर में पूरा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर कवर हो गया है। नेक्स्ट से हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट से हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, गिव मी 1 मिनट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूकैरियोट की। किसकी बात करेंगे? यूकैरियोट की। देखिए, यहाँ से हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर जो होगा वो यही 1 डेढ़ घंटे के रहने वाले हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को पढ़ के आओगे, और मैं कोशिश करती हूँ कि इस चैप्टर को कंप्लीट करूँ जल्दी आपके लिए। तो स्टे ट्यून्ड और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको नोट्स वगैरह सब दूँगी। तो पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी और जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ ये वाले इनफ हैं, आप इनको कंप्लीटली पढ़ लीजिए, आपका सेल वाला चैप्टर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।